क्या हाल चाल है आप लोग का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में, और इसमें हम लोगों ने बात किया था 1600 ईस्वी के राजलेख के बारे में, 1726 ईस्वी के राजलेख के बारे में, गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल क्या है, भारत का वायसराय क्या है, इसके बारे में बात किया था। इसके साथ साथ वास्को डी गामा की भारत यात्रा के बारे में बात किया था। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लिए नियम कानून बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सारे परीक्षाओं में इससे आपके प्रश्न आते हैं, तो अच्छे से इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। तो देखिए, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ तो थोड़ा सा समझिएगा। उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। जो लॉर्ड नॉर्थ जो थे उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक नियम बनाया, और उस नियम में क्या कहा गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी राजा से कोई भी उपहार नहीं देगा। यानी कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट पे कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया भाई? तो देखिए, होता क्या था कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी कर्मचारी थे वो ज्वाइन करते थे, भारत में आते थे अपनी सेवा देने के लिए, और भारत के जो राजा होते थे उनसे जो है बहुत सारा उपहार पाते थे, और उस उपहार को अपने देश में ले जाके काफी धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, ब्रिटेन सरकार को लगा कि अरे यार, आखिर ऐसा क्या है कि लोग भारत जाने के इतना इच्छुक हैं, वहां से जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा अमीर हो जा रहे हैं। तो जब ये बात उन लोगों को पता चली, तब क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया कि ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी है वो क्या करेगा, किसी भी राजा से उपहार नहीं लेगा। अगर वो उपहार लेता है तो उसका प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ साथ क्या किया गया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक काम और किया, और वो क्या था कि भारत को चलाने के लिए, या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे शासन करेगी, इसके लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। अब देखिए, लिखित संविधान की रूपरेखा यहीं से तैयार होने शुरू हो गई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में क्या था, राजतंत्र था, राजा ही राज करते थे। आज हम लोग गणतंत्र देश में, हमारा एक संविधान है, एक नियम के तहत पूरी व्यवस्था चलती है, तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन या अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में से क्या किया गया है कि जो हमारे मूल संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद है, 200 अनुच्छेद सीधे के सीधे ले लिए गए हैं। तो आगे हम लोग उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, तो भारत के शासन के लिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे शासन करेगी, उसके लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया है। और क्या किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या किया गया है कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अब क्या हुआ भाई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत जो है एक नियम के तहत, या अंग्रेजी हुकूमत के नियम के तहत चलने लगा, तो ब्रिटेन सरकार ने क्या किया कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसको आज के समय में आप लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है इन्होंने की है। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की तो कितने जज थे, तो इसमें आपको कितने जज थे, तो कुल मिला के 5 जज थे, जिनमें एक आपके
मुख्य न्यायाधीश थे और 4 जो है वो अन्य न्यायाधीश या अन्य सदस्य जिसको कहा जाता है वो थे। कुल मिला के 5 जज इसमें थे। और जो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई उसमें आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे जो है वहां के मुख्य न्यायाधीश थे। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1774 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं 1774 के बाद क्या होता है। तो 1774 यानी कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उसके बाद एक और एक्ट आता है जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है ये 1781 ईस्वी में आया था। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया? तो देखिए इसका नाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि किसी न किसी एक्ट में जो कमी होगी उसको क्या किया गया है? सुधारा गया है। तो देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को सुधारने के लिए क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, 1781 में लाया गया। तो आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या हुआ। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो कमी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक लिखित आया था, सारी चीजें लिखित हुई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब हम अगले एक्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एक्ट क्या है? तो अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये आप लोग चाहें तो अपना एक अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप इसको नोट्स बना लेंगे तो काफी अच्छा होगा। और अगर आप इसका नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं तो हम लोग इसका लिंक आपको ग्रुप में डाल देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जिससे कि आप लोग चाहें तो अपना पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ का जो भी एक निश्चित शुल्क होगा उसको आप गूगल पे या फोन पे के जरिए पे कर देंगे और आपको पीडीएफ जो है आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ है। तो इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ है? तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब द्वैध शासन लागू हुआ है। भारत में द्वैध शासन लागू हुआ है। अब आप लोग बात करते हैं कि ये द्वैध शासन क्या होता है। तो द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। ठीक है, आज भी भारत में द्वैध शासन प्रणाली है, दोहरा शासन प्रणाली है। कैसे? तो देखिए अगर आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो जो राज्य का कानून है उसको भी आपको मानना है, इसके साथ साथ केंद्र के कानून को भी आपको मानना है। हुआ ना दोहरा शासन, यानी कि उस राज्य का जो मुख्यमंत्री जो आदेश देगा उसको भी मानना है, अब भारत के जो प्रधानमंत्री आदेश देंगे उसको भी आपको मानना है। तो इसको कहा जाता है द्वैध शासन या दोहरा शासन। अगर थोड़ा सा द्वैध शासन के चला जाए तो देखिए द्वैध शासन की जो शुरुआत मानी जाती है वो तुगलकों से मानी जाती है, यानी कि द्वैध शासन जो है तुगलकों की देन है। लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम किसने किया है? तो ब्रिटिश ने इसको इंप्लीमेंट करने का काम किया है। द्वैध शासन की बात करेंगे तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था, अब प्लासी के युद्ध के बाद जब लॉर्ड क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तब उन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम बंगाल में दोहरा शासन यानी कि द्वैध शासन लगाया गया था। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने सर्वप्रथम दोहरा शासन कहां पे लगाया था? तो वह आपका बंगाल में क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया था? द्वैध शासन लगाया था। एक एग्जाम में और आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक है
वो लियो कार्टियस को कहा जाता है। लियो कार्टियस को, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, लियो कार्टियस को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो तुगलकों से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो 1784 में क्या हुआ? तो 1784 के एक्ट में क्या हुआ? भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब द्वैध शासन की प्रणाली कैसी थी भाई? तो आपको अभी मैंने बताया है कि दोहरा शासन प्रणाली थी। तो द्वैध शासन प्रणाली में क्या हुआ? तो दो चीज बनाया गया। एक क्या था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी कि पूरे भारत को चलाने के लिए दो डिविजन्स बनाए गए। एक क्या था बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और दूसरे क्या थे आपके? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? तो जो भी आपके व्यापारिक मामले होते थे, इन व्यापारिक मामलों पे निर्णय कौन लेता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे। जबकि राजनीतिक मामलों पे निर्णय कौन लेता था? तो राजनीतिक मामलों पे निर्णय जो था वह आपका कौन लेता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी कि पूरे भारत को क्या किया गया था? दो शासन करने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि उस समय विधानसभा, विधान परिषद नाम के भी कोई भी चीज का गठन नहीं हुआ था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? व्यापारिक मामलों को देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करते थे? राजनीतिक मामलों को देखने का काम करते थे। ठीक है, आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तुरंत मैसेज कीजिएगा, और इजी वे में आपको मैं इस चीज को समझाऊंगा। और इससे ज्यादा जो है हमको नहीं लगता है कि कोई भी आपको आसानी से समझा सकता है, जितनी आसानी से इजीएस्ट वे से मैं आपको समझाऊंगा। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कैसे अनुच्छेद याद किया जाएगा, कैसे सम याद किया जाएगा, उसका भी सारा मैं आपको तरीका समय समय पे बताता रहूंगा, ताकि आपका अनुच्छेद, सन, संशोधन, अनुसूची, भाग सारा आपके जुबान पर रहे। तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ चलेंगे। अब अगला हमारा एक्ट है जिसका नाम है चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चार्टर अधिनियम 1813। इसके तहत क्या हुआ था? तो देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत क्या हुआ था? तो सबसे पहला काम क्या किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इसका क्या मतलब है? अभी बता रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कर दिया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के राय के। लेकिन इसमें एक प्रोविजन ये भी किया गया था कि चीन का कोई भी मामला हो, और चीन का कोई व्यापारिक मामला हो, तो चीन के व्यापारिक मामलों पे निर्णय लेने का एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को था। चीन के व्यापारिक मामले को छोड़कर बाकी कहीं भी ये अपना एकाधिकार के तहत निर्णय नहीं ले सकते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया इस एक्ट में? तो भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। अब देखिए, जब भारतीयों को शिक्षित करने की बात हुई, भारतीयों को शिक्षा देने की बात हुई, तो उस समय सबसे पहला जो विवाद वो आया वो था आंग्ल प्राच्य विवाद। यानी कि भारतीयों को शिक्षित करना हो तो कैसे शिक्षित किया जाए। कुछ अंग्रेज अधिकारियों का यह मानना था कि भारतीयों को शिक्षित करना है तो उनके धर्म की शिक्षा दे देनी चाहिए, उससे वो शिक्षित हो जाएंगे। अगर वो मुसलमान है, अगर वो कुरान पढ़ना जान गया तो वो शिक्षित हो गया।
हिंदू है वो वेद पुराण गीता पढ़ना जान गया तो वो शिक्षित हो गया। तो ये कुछ लोगों का मानना था। जबकि कुछ जो ब्रिटिशर्स थे या जो भी अच्छे उस समय के अधिकारी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनका ये मानना था कि भारतीयों को शिक्षित करना हो तो उनको आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, उनको गणित की शिक्षा देनी चाहिए, उनको विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, उनको अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण क्या था? तो कारण ये था कि अंग्रेज चाहते थे कि जो भारतीय हो वो भले रंग से भारतीय हो, इंडियन हो, लेकिन सोच और उसका विचार जो हो वो अंग्रेजों की तरह हो। वह इस तरह से भारत के लोगों को बनाना चाहते थे। इसीलिए भारतीयों को जब शिक्षित करने की बात हुई तो आधुनिक शिक्षा को ही सहमति मिली और आधुनिक शिक्षा के तहत ही जो है शिक्षा की बात की गई। अगर शिक्षा की हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा में एक सबसे बड़ा सिद्धांत उभर के आता है जिसको निस्यंदन सिद्धांत या छलनी सिद्धांत या इंग्लिश में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें क्या होता था? इसमें यह था कि अंग्रेजों का मानना यह था कि समाज के ऊंचे वर्ग के लोगों को अगर हम शिक्षित कर देंगे तो वो क्या करेंगे, अपने नीचे वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे, फिर वो अपने नीचे वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे। इस तरह से वो पूरा भारत के लोग क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भी सिद्धांत जो है बहुत चला नहीं, असफल सिद्धांत था। ठीक है। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का, देखिएगा उस समय 1813 में 1 लाख रुपए का क्या महत्व होगा इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आज के समय में 1 लाख रुपए का क्या महत्व है आप जानते होंगे। 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसके तहत जगह जगह स्कूल खोले गए, विद्यालय खोले गए जहां पे भारतीयों को शिक्षा दिया गया। अब भारतीयों की शिक्षा की बात हो रही है, तब इसी एक्ट में आगे क्या किया गया है, तो जो ईसाई मिशनरी थे, भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। 1813 के एक्ट में 3 इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ है। पहला क्या हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ है कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरा क्या किया गया है, ईसाई मिशनरी या ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। अब देखिए जब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा मिली तो उन्होंने अपने धर्म के प्रचार करने का तरीका बिल्कुल अलग कर दिया। हिंदू धर्म में क्या होता था, धर्म प्रचार करने का तरीका क्या था, प्रवचन होते थे, सत्संग होते थे और जो प्रभावित लोग होते थे वो जो है हिंदू धर्म को अपनाते थे। बौद्ध धर्म में भी यही है कि जगह जगह उन्होंने अपने बातों को रखा, अपने उपदेशों को दिया। जो अच्छा लगा बौद्ध धर्म अपनाया, जो अच्छा लगा जैन धर्म अपनाया। मुस्लिम धर्म का थोड़ा सा तरीका अलग था, तो वो तो बात की बात है। लेकिन ईसाइयों ने भारत में अपने धर्म प्रचार का एक अलग तरीका अपनाया। ईसाइयों का मानना यह था कि अगर भारतीयों को इस ईसाई धर्म के बारे में बताना है, जागरूक करना है, तो उनके बच्चों को जो है शुरू से उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। जब हम उनके बच्चों को शुरू से शिक्षा देंगे तो धीरे धीरे वो बड़े होंगे तो ईसाई धर्म में हो सके कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, जगह जगह पे अपने विद्यालय खोलना शुरू किया। आप लोग ये भी देखे होंगे कि मिशन स्कूल्स होंगे या सेंट्रल एकेडमी, कॉन्वेंट, इस तरह के स्कूल आपके भी शहर में होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, प्रार्थना के समय यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बताया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म प्रचार का तरीका क्या कर दिया, बिल्कुल बदल दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में कि चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ था। उसके बाद से 1853 का एक्ट आया था। धीरे धीरे हम लोग स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे। तो
अगले वीडियो में जरूर देखिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आपको एक सिस्टम से सारे वीडियो अपलोड कर सके, जिससे आप लोग कहीं भी रह के अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। थैंक यू।